देखो सवाल जब भी आएगा वो दो तरीके से सवाल आएगा। एक तो सवाल आएगा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और दूसरा सवाल ये आएगा कि लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा कहाँ होती है, लौटते मानसून के कारण। तो ये दो सवाल ध्यान रखेंगे। ये जो हमारे पास पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है, इस पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और जो लौटता हुआ मानसून है वो बारिश करता है तमिलनाडु। उसके बाद दूसरा सवाल है, जो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है। तो देखिए कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है। तो बेसाल्ट से जितनी भी रेगूर मिट्टियां हैं, कौन सी मिट्टी भाई, रेगूर मिट्टी। इन रेगूर मिट्टी का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, बेसाल्ट से हुआ है। तो सवाल ये आएगा कि निम्न में से किस मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट से हुआ है। तो आंसर क्या होगा भाई, ये होगा रेगूर मिट्टी। और रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी बोलते हैं, इसी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। काली या कपासी मिट्टी किसको बोलते हैं, ये भी रेगूर मिट्टी को बोलते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए इसको जो है कैसी मिट्टी बोलते हैं भाई, रेगूर मिट्टी। इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, बेसाल्ट से निर्माण हुआ है। ठीक है। दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि जो हमारे पास ये कपास का पौधा है, कैसा पौधा है, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा पौधा है, उष्ण कटिबंधीय पौधा। ये कैसा पौधा है भाई, ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है। और देखिए ये जो पाई जाती है दक्कन के पठार की बात कर लें, दक्कन के पठार में पाई जाती है, खासकर ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र के साथ साथ ये कहाँ पाई जाती है भाई, ये गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी पाई जाती है ना, और कर्नाटक के क्षेत्र में भी इसको देखा जा सकता है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक के क्षेत्र में भी इस काली मिट्टी को हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, रेगूर मिट्टी जो है वो बेसाल्ट से निर्मित होती है, बेसाल्ट से इसका निर्माण होता है। रेगूर मिट्टी को काली या कपासी मिट्टी कहते हैं। ये कैसे, जो कपास का पौधा है, जो मिट्टी होती है कैसी होती है, उष्ण कटिबंधीय मिट्टी होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में इसको देखा जा सकता है। फिर हमारे पास सवाल है, भारत में निम्न में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है। तो भारत में जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ध्यान रखेंगे, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा वन पाया जाता है भाई, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें सागौन और साल जैसे पौधे आते हैं। कौन कौन से पौधे आते हैं भाई, इसमें सागौन के पौधे आते हैं, सागौन का पेड़ आता है ना, और साल जैसे पेड़ जो हैं वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में आते हैं, जिसका क्षेत्रफल भारत में सबसे ज्यादा है। देखिए सवाल है कि भारत में ऐसा कौन सा फसल चक्र है, ध्यान देंगे, भारत में ऐसा कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है ना, और इसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि आते हैं, है ना। तो देखो दो फसल से हम ध्यान रखते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं भाई, एक तो खरीफ की फसल ध्यान रखते हैं, है ना, और दूसरा किसकी फसल ध्यान रखते हैं, रबी की फसल ध्यान रखते हैं। जो खरीफ की फसल होती है कब बोई जाती है भाई, ये जून जुलाई में बोई जाती है ना, जून जुलाई में बोई जाती हैं। और ये काट कब ले जाती हैं भाई, ये काट ले जाते हैं सितंबर और अक्टूबर में। ये सितंबर अक्टूबर में जो है काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसके अंतर्गत चावल आती है ना भाई, खरीफ के अंतर्गत चावल आती है, बाजरा आती है, और कौन सी आती है, रागी आती है, ज्वार आती है ना, रागी आती है, ज्वार आती है, और कौन सी आती है भाई, मक्का आती है, जूट आती है, तंबाकू आती है ना, मक्का आती है, जूट आती है, तंबाकू हो गई। ये बड़े इंपॉर्टेंट फसलें हैं जो खरीफ के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जो है मूंग हो गई, कपास हो गई, मूंगफली हो गई, है ना, पटसन हो गई, है ना, और उड़द हो गया,
लोबिया हो गया, ये सारी की सारी जो फसल है वो कब आती है भाई, ये फसल आती है खरीफ में। और रबी की फसल आप गेहूं के मौसम से लगाइए, जब गेहूं को बोते हैं तो गेहूं के साथ जितनी फसलें होती हैं वो सारी कैसी फसलें होती हैं, रबी की फसलें होती हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से सवाल अगर कोई बनेगा तो क्लियर कर लेंगे। सवाल पूछा जाएगा लोबिया, लोबिया कैसी फसल है भाई, लोबिया खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, बताइए भाई, खरीफ की फसल है। उसके बाद हमारे पास सवाल है दक्षिण पश्चिम मानसून का तो पता लग गया है ना। उसके बाद सवाल है ये बताइए भारत को कुल कितने जो सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, भारत कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, भारत को कृषि जलवायु क्षेत्र कितने क्षेत्र में, 127 क्षेत्र में बांटा गया है। तो भारत कितने सूक्ष्म कृषि के जो क्षेत्र हैं वो कितने क्षेत्र हैं, 127 क्षेत्र में भारत को बांटा गया है। जबकि 15 जलवायु प्रदेश हैं, है ना, ये तो क्षेत्र हैं और जलवायु प्रदेश कितने हैं भाई, जलवायु प्रदेश हैं 15। तो पूरे भारत को 15 जो है कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया और 127 जो है कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। उसके बाद सवाल है जो चाय होती है, चाय का पौधा जो है कौन सी मिट्टी चाय के लिए उपयुक्त होती है, बताइए, चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है ना। और इसको जो है 25 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। और अगर बात करें तो 200 से लगाकर 250 जो है सेंटीमीटर की वर्षा, इसको वार्षिक वर्षा की जरूरत इसको पड़ जाती है ना। फास्फोरस होना चाहिए, सब लोग जानते हैं, नीलगिरी में ये पाई जाती है, दार्जिलिंगी में जो है अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद है रेजिन को कितने लोग जानते हैं, राल, जिसको राल कहते हैं, राल या रेजिन, राल या रेजिन। देखो सवाल है राल या जो रेजिन है ये कैसे प्राप्त होता है, ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, चीड़ से प्राप्त होता है, या ये जो प्राप्त होता है भाई चीड़ के बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास देवदार के लकड़ी से प्राप्त होता है, देवदार से प्राप्त होता है, या ये प्राप्त होता है बुरांश से, या ये प्राप्त होता है शीशम से, बताइए। बुरांश होगा, ये होता है चीड़ के पेड़ से प्राप्त। जो राल और रेजिन जो खाने योग्य रेजिन होती है वो कहाँ से प्राप्त करी जाती है, चीड़ से। तो इसको राल को गोंद कह सकते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन युक्त द्रव्य होते हैं, इसको लिख लो। रेजिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन युक्त रेजिन होते हैं, हाइड्रोकार्बन युक्त रेजिन। यानी कि रेजिन में क्या होता है भाई, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये जो है वृक्षों की छाल से, लकड़ी से प्राप्त होते हैं। और जैसे चीड़ जैसे पौधे हो गए, ये चीड़ जैसे पौधों में होते हैं। ठीक है भाई, इससे देखो चीड़ से सब लोग जानते होंगे तारपीन का तेल जो है सुगंध वगैरह के लिए उपयोग में लाया जाता है। भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है, सब लोग जानते हैं, जैसलमेर राजस्थान है। ठीक है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहते हैं, बताइए। जो कपास की काली मिट्टी होती है ना, ये इसको जो है स्वतः जुताई की मिट्टी कहते हैं। जो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी होती है, इसको लिख लो, इसको कहते हैं स्वतः जुताई की मिट्टी, स्वतः जुताई की मिट्टी। तो स्वतः जुताई की मिट्टी कौन सी मिट्टी को कहा जाता है भाई, ये कहा जाता है काली मिट्टी को, या रेगुर मिट्टी को, या कपासी मिट्टी को। क्योंकि जब इसमें पानी दिया जाता है तो भीगने के बाद ये ठोस और चिपचिपी, और जब ये सूखती है तो इसमें दरार पड़ जाती है ना। इसीलिए इसको कहते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी, दरार पड़ने की वजह से। ठीक है, जब इसको पानी देंगे तो ये चिपचिपी हो जाएगी, एक साथ जम जाएगी। लेकिन जब इसको सुखाएंगे तो इसमें दरार पड़ जाएंगे, और उस दरार पड़ने के कारण इसको क्या कहते हैं, स्वतः जुताई की मिट्टी इसको बोलते हैं। इसको कई बार स्वतः कृषि मिट्टी भी कह सकते हैं। स्वतः कृषि मिट्टी किसको कहते हैं, स्वतः जुताई की मिट्टी किसको कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद नया सवाल हमारे पास है, ये भारत का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था,
ये 1936 में बना था, और 1936 में किस नाम से बना था? हैली। और हैली के बाद अब इसका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट, है ना। और जिम कॉर्बेट के बाद अब इसका नाम बदल के क्या हो गया भाई? रामगंगा नेशनल पार्क, है ना। ये हो गया रामगंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। तो अब रामगंगा नेशनल पार्क किस पार्क का नाम हो गया? हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के अब क्या कर दिया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। उसके बाद हमारे पास सवाल है, निम्न में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व है? मिजोरम के अंदर है दम्फा, सब लोग जानते हैं, और ये 1985 में बना था दम्फा। मिजोरम का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है ये। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर हमारे पास है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पे है भाई? कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। और इसको जो है रॉक्सबर्ग ने स्थापित करा था 1795 में। कब स्थापित करा था भाई? 1795 में रॉक्सबर्ग ने इसको स्थापित करा था। रॉक्सबर्ग 1795 में रॉक्सबर्ग ने इसको स्थापित किया था। सवाल ये बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा जो वनस्पति संग्रहालय है वो कहाँ है? तो एक जगह पड़ती है पश्चिम बंगाल के अंदर, शिवपुरी, कोलकाता में, ये वहां पे बना हुआ है। फिर सवाल है, सरिस्का और रणथंबोर जो है वो कहाँ पे है? सब लोग जानते होंगे सरिस्का और रणथंबोर राजस्थान में है, टाइगर रिजर्व है ना। और ये जो है किस के लिए प्रसिद्ध है? ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का और रणथंबोर किस बात के लिए प्रसिद्ध है भाई? बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है। 1978 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। उसके बाद काजीरंगा को सब लोग जानते हैं, असम में है, एक सींग वाले गैंडे का एकमात्र प्राकृतिक स्थल है। और पूरे विश्व के 2/3 जो हमारे पास हैं वो कहाँ? एक सींग वाले गैंडे इसी के अंदर पाए जाते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। मानस कहाँ है भाई? मानस असम के अंदर है। किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? ये किसके लिए? बाघ के लिए, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये चीतल के लिए फेमस है, चीतल के। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ये चीतल के लिए फेमस है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, और ये बांग्लादेश में भी फैला हुआ है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो बांग्लादेश में भी फैला हुआ है? तो आंसर क्या आएगा भाई? आंसर आएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सवाल है, मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? मेलाघाट महाराष्ट्र में, लिख लेंगे, मेलाघाट महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे जो है तापी नदी के ये बिल्कुल निकट में पड़ता है। और गबलीगढ़ की पहाड़ियां पड़ती हैं यहाँ पे। कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं? गबलीगढ़ की पहाड़ियां, गबलीगढ़ की पहाड़ियां। तो सवाल ये आएगा कि गबलीगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे हैं? तो गबलीगढ़ की पहाड़ियां कहाँ है भाई? गबलीगढ़ की पहाड़ियां हैं महाराष्ट्र में। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मेलाघाट राष्ट्रीय उद्यान है। ये बताइए, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य लिखे, कर्नाटक में है। हाँ, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। एक आपने नाम सुना होगा अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये अंशी राष्ट्रीय उद्यान और एक दूसरे राष्ट्रीय उद्यान को जोड़कर 2006 में इसको बनाया गया था। किसको भैया? दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य को। कंचनजंगा कहाँ है भाई? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा सिक्किम में है। कस्तूरी मृग के लिए फेमस है कंचनजंगा। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। दुधवा कहाँ है भाई? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। और ये नेपाल के साथ मिलता है। तो सवाल ये बनेगा कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो नेपाल के साथ सीमा को साझा करता है? तो आंसर क्या होगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी। उसके बाद नया सवाल है, निम्न में से किसको पारिस्थितिकी तप्त स्थल हॉट स्पॉट कहा गया है? देखिए, भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? 4 हॉट स्पॉट हैं। तो ऑप्शन में से हॉट स्पॉट पहचानना है कि कौन सा हॉट स्पॉट है। एक तो है पश्चिमी घाट,
एक है पश्चिमी घाट, हॉट स्पॉट पहचानना है भाई, एक है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी घाट, और तीसरा जो है इसमें दिया है पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। फिर ऑप्शन में दिया गया है मध्य हिमालय। ये बताइए कौन सा जो है 4 हॉट स्पॉट में शामिल होता है ना, जो हॉट स्पॉट है उन 4 हॉट स्पॉट में कौन सा क्षेत्र शामिल है। देखिए जब 4 हॉट स्पॉट की बात होगी तो पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियां जो है, नीलगिरी या पश्चिमी घाट ये हॉट स्पॉट में शामिल होता है, ठीक। उसके बाद इंडो बर्मन, सब लोग जानते हैं, म्यांमार की सीमा, और एक जो है सूडालैंड। कौन सा है भैया, सूडालैंड। ये बड़ा सवाल है कि सूडालैंड जो है वो 2013 में बनने वाला, ये 2013 में बनने वाला सबसे नया जो है हॉट स्पॉट का क्षेत्र है। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि सबसे नया जो बनने वाला हॉट स्पॉट का क्षेत्र है वो कौन सा है, सूडालैंड। यानी कि सूडालैंड कब बना था भाई, सूडालैंड बना था 2013 में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और ये किसके लिए फेमस है, हंगुल प्रजाति की हिरण के लिए फेमस है दाचीगाम। दाचीगाम कहाँ है भाई, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में, और ये किसके लिए फेमस है, हंगुल के लिए। हंगुल प्रजाति की हिरण जो है वो कहाँ पाई जाती है, दाचीगाम में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, टाइगर रिजर्व है। भारत को ये बताइए कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र। भारत 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कान्हा मध्य प्रदेश में है ना, और ये दलदली हिरण के लिए फेमस है, इसको लिख लो, कान्हा ये मध्य प्रदेश में है, और किसके लिए फेमस है भाई, दलदली हिरण के लिए। कान्हा मध्य प्रदेश में है, दलदली हिरण के लिए ये प्रमुख है। देखिए सवाल ये है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। ध्यान से सुनेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में है ना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार में, और बिहार का बॉर्डर किससे मिलता है, नेपाल से। तो देखिए जो भारत में ये है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इसी की सीमा जो है नेपाल के एक राष्ट्रीय उद्यान से मिलती है जिसको बोलते हैं चितवन राष्ट्रीय उद्यान। किससे इसकी सीमा मिलती है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान से। तो इधर जो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, और इधर कौन सा है भाई, इधर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो सवाल ये पूछा गया है कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। तो आंसर क्या देंगे, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान किधर है भाई, चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार में। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, सब लोग जानते होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है कच्छ के रण वाला, इस कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। तो जंगली गधे के लिए जो फेमस है वो क्या है, कच्छ का रण। उसके बाद सवाल, इसको कच्छ के रण को खच्चर भी कहते हैं, है ना। ये पहाड़ी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए बड़ा फेमस जो है जानवर इसको माना जाता है। उसके बाद हमारे पास है, देखिए जो रणथंबोर को राजस्थान में पता है हमें, मानस असम में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, और सिमलीपाल कहाँ होगा, उड़ीसा में। उसके बाद है सवाल में सिमलीपाल, सिमलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के लिए। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई बताइए कहाँ होगा, अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई कहाँ है भाई, ये अगस्त्य मलाई है केरल के और तमिलनाडु के तट पे। देखो नाम से ही पता लग रहा होगा हल्का सा, यहाँ जो केरल के और तमिलनाडु के जो नाम होते हैं उनमें अपने आप ही फीलिंग सी आ जाती है। तो यहाँ अगस्त्य मलाई जो है वो कहाँ का है भाई, केरल का और तमिलनाडु बॉर्डर का है। ये राष्ट्रीय उद्यान है अगस्त्य मलाई, जीवमंडल कह सकते हैं इसको, जीवमंडल लिखिए, अगस्त्य मलाई जीवमंडल। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पे है भाई, हरियाणा में, गुरुग्राम में माना जाता है इसको। यहाँ जो है प्रतिवर्ष जो है प्रवासी पक्षी आते हैं।
देखिए सवाल जो आएगा, एक तरफा जो है राष्ट्रीय उद्यान होंगे, दूसरी तरफा या तो उनकी जो विशेषता होगी या उनके राज्यों के नाम होंगे, उनको मिलाने के लिए सवाल यहाँ से बनेगा। भारत में वन्यजीव जो प्राणी अधिनियम है ना, वन्यजीव अधिनियम, इसको कब लाया गया था? 1972 में। भारत में वन्यजीव जो अधिनियम है उसको कब लाया गया था भाई? 1972 में।